नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं एक एडवोकेट के पास और हम बातचीत करेंगे आज ऑल इंडिया लॉयर यूनियन के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया लॉयर यूनियन क्या चाहती है, वो वकीलों के अधिकारों के लिए किस प्रकार से संघर्ष करती है। आज हम बातचीत करेंगे एक एडवोकेट के सामाजिक सरोकारों के ऊपर। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर मंडराते खतरे के बारे में। आज हम बातचीत करेंगे लोकतांत्रिक संस्थाओं के अतिक्रमण के बारे में। आज जरूरत है उस संविधान को संरक्षण की जो देश के हर नागरिक को संरक्षण देता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं वकीलों के, एडवोकेट के नेता। उनसे हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राजविंदर सिंह चंदी। मैं ऑल इंडिया लॉयर यूनियन का स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो सर, आपके जो ये यूनियन है ऑल इंडिया लॉयर यूनियन, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि ये AILU क्या है। देखिए, जो वकील हैं, वकीलों की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हम बार काउंसिल कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नीचे स्टेट बार काउंसिल्स हैं, जैसे हमारी है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की इकट्ठी बार काउंसिल है। अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी बार काउंसिल है जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनी हुई है। लेकिन हमने देखा कि 1982 के अंदर, वैसे तो जैसे हमारा संगठन बनता है ऑल इंडिया लॉयर यूनियन, उसके पीछे एक इतिहास है कि इमरजेंसी के अंदर जिस तरीके का हमला संविधान पे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे, लोगों के जीवन पे, देश को एक बहुत बड़ा संकट में ले जाने वाली एक दौर किया गया, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी का काल। उस इमरजेंसी के काल में जिस तरीके से मीडिया को पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी गई, लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए, यानी कि लोगों का जो आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ का जो सवाल जो है ना, उसको भी जो आर्टिकल 359 के ऑर्डर के तहत सस्पेंड कर दिया गया। तो उस दौर में जो बहुत सारे ऐसे मसले कोर्टों में आए, एक शुक्ला करके केस है जिसको इतिहास के अंदर ADM जबलपुर केस कहते हैं। 9 कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट्स थे, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी शामिल था उस समय, उन्होंने जो हैबियस कॉर्पस होती है उसको कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी जो आदमी का अधिकार है राइट टू लाइफ का, उसको छीना नहीं जा सकता। हैबियस कॉर्पस में अलग अलग जो है हाई कोर्ट्स ने, 9 हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए। उसको चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दी गई। 5 जजों की बेंच एक बनी, जिस बेंच में जस्टिस HR खन्ना थे जिन्होंने डिसेंट किया उस जजमेंट में। 4 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला किया कि स्टेट जो है किसी को भी मतलब जो है उसके राइट जो है उसको सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 359 के तहत किसी को कोई अधिकार नहीं इमरजेंसी के दौरान। यानी कि 9 हाई कोर्ट्स की एक तरह से जजमेंट पलट दी गई, ADM जबलपुर जजमेंट, जिसको हम लोकतंत्र की हत्या जो ना, आदमी की हत्या करने की एक गारंटी जो है सरकार को उस जजमेंट ने दी। और वो जजमेंट जो है प्राइवेसी की जजमेंट 2017 की जो पुत्ता स्वामी जजमेंट है उसके बाद ओवररूल्ड हुई। इसी को लेकर के 1982 के अंदर जो देश के बढ़िया बढ़िया लॉयर्स थे, उसमें रिटायर्ड जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी उसके अंदर शामिल रहे, जिसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और बहुत ही देश के जाने माने जस्टिस जिन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं, संविधान की व्याख्याएं बहुत जबरदस्त है उनकी, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस एक गुप्ता, ये 3 जज शामिल थे। इसके अलावा और हाई कोर्ट्स के जज भी शामिल थे, एडवोकेट्स भी शामिल थे। हरदेव सिंह, जिसको हैबियस कॉर्पस जो है, जो रिट डलती है, जिसने इमरजेंसी के दौरान बहुत रिट डाली थी, तो वो भी शामिल थे। यानी कि मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले एक एडवोकेट हरदेव सिंह। लतीफी का नाम आपने सुना होगा, वो भी शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत सारे जुड़े हुए लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी की,
और देश में उस समय पॉलिटिशियन में ज्योति बसु जी भी थे और लोग भी थे, वो शामिल रहे जिन्होंने मिलजुल करके ऑल इंडिया लॉयर यूनियन की स्थापना की। और जो एडवोकेट हरदेव सिंह थे, सीनियर एडवोकेट हरदेव सिंह, उनको ये जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने ऑल इंडिया लॉयर यूनियन के बतौर पहले सचिव के तौर पे काम किया और इस देश के अंदर ऑल इंडिया लॉयर यूनियन आज जो सबसे बड़ा वकीलों का संगठन है उसका निर्माण किया और उसको जगह जगह पर लेकर के गए। और हमारा संगठन जो है, जो संविधान के मूल्य जो है, संविधान से निकले हुए ईथोस, ये संविधान जो है ये हमें बहुत कुर्बानियों से मिला हुआ संविधान है। इस देश को गुलाम बनाया ब्रिटिशर्स ने और उन्होंने लंबा टाइम जो है इस देश पे राज्य किया। ये हमारे सामने हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। और किसी आदमी के पास उस दौर में कोई भी अधिकार नहीं थे। तो आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई, जो सरोकार निकल करके आए कि हमारा राज, जिसको स्वराज बोलते हैं, कि देश पे, इस देश की जनता को राज करने का अधिकार है, ना कि किसी विदेशी ताकत को, ना कि किसी एक आदमी को। ये सरोकार स्थापित हुए आजादी के आंदोलन से। आजादी के आंदोलन में कई धाराएं जिन्होंने काम किया, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक धारा थी, कम्युनिस्टों की धाराएं थी जो अलग अलग, जिनके ऊपर बहुत तशद्दुद हुई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें भगत सिंह, उनके साथियों सब कम्युनिस्ट थे, जिसमें ककोरी कांड के शहीद जो है वो भी कम्युनिस्ट लोग थे। वो भी मतलब एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें शोषण मुक्ति की बात वो करते थे, कि भी कोई भी किसी भी आदमी का शोषण ना हो। और बहुत सारे लोग थे जिनमें से कुछ लोग आजादी के आंदोलन में बच भी गए, जो NIA थी वो भी थे। तो संविधान जो है वो सबकी सोच का, यानी कि जितनी भी ये धाराएं थी, जिसमें कांग्रेस की एक मध्यम वर्गीय विचारधारा या एक आजादी के आंदोलन की मुख्य धारा हम कह सकते हैं उसको, इसके साथ ये लोग जिनके ऊपर एक के बाद एक केस लगा करके उनकी हत्याएं की, शहीद हुए, हमारे लिए वो शहीद है। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से उनको शहीद करने के लिए जो उनके भी कोर्ट थे, उनके भी जो पूरे के पूरे प्रोसीजर थे, उनको फॉलो ना करके जो है कि मकसद उनका था कि इस देश में एक तरह से लोगों को मार। तो संविधान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। तो संविधान के ऊपर ये इमरजेंसी के दौरान पहला हमला था, ये हम कह सकते हैं। संविधान में जो दिए गए लोगों को अधिकार थे, उन अधिकारों पे हमला था। तो उस संविधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? वकीलों का दायित्व बनता है, क्योंकि वकीलों के पास संविधान के बारे में ज्यादा जानकारियां आम लोगों से, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। और खास तौर पे जब संविधान के ऊपर हमला होता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जो इस देश के आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनको आप वीकर सेक्शंस कह सकते हैं, उनके ऊपर। तो इस तरीके से इमरजेंसी के अंदर जो हमला हुआ तो उसमें हमने संविधान की रक्षा का सवाल, सुलभ और सस्ता न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी जवाबदेही, गरीबों को, वीकर सेक्शंस को जो न्याय के लिए ALU की मदद, एक तरह से कम फीस पे लोगों को मुकदमे डालने का अधिकार मिले, फीसें जो है ना कोर्ट में अननेसेसरी ना लगाई जाएं केस डालने के लिए। इस तरीके से हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव उसमें बने। तो हमारा संगठन जो है हरियाणा में भी लंबे टाइम से काम कर रहा है, अपनी उस समय की स्थापना के साथ से कह सकते हैं हम कर रहे हैं। तो उतार चढ़ाव चलते रहे हैं। तो अभी हमारी 7वीं कॉन्फ्रेंस फतेहाबाद के अंदर होने जा रही है, पहले भी वहीं हुई थी, अब 7वीं कॉन्फ्रेंस वहीं होगी हमारी। तो उसमें हम लोग पूरे हरियाणा से, अभी हमारे जिलों के सम्मेलन चले हुए हैं, यूनिटों के सम्मेलन चले हुए हैं, तो उन जिलों से, यूनिटों से लोग इलेक्ट होकर के, निर्वाचित होकर के डेलीगेट्स हिस्सेदारी करेंगे फतेहाबाद के अंदर। तो वहां पर 9 को एक बड़ा सेमिनार होगा, जिस सेमिनार को संभावना है कि हमारे 9 अगस्त को, नहीं जी, 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2027, यस 2027। तो उसको संभावना है हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो संबोधित करेगा। हो सकता है कोई जज भी, रिटायर्ड जज उसके अंदर
वो भी शायद आए, अभी वो प्रोसेस में है। तो 10 तारीख को डेलीगेट सेशन होगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन एक तरह से वहां होगा। तो उस 2 दिवसीय सम्मेलन में हम रूपरेखा बनाएंगे कि हमारे राज्य के अंदर जो हम अपने राज्य में महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे टाइम से हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके ऊपर मेनन मिश्रा जो है कब्जा करके बैठे हुए, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की पूरी चली गई है। बड़े लंबे टाइम के बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जो हमारी बार काउंसिल है उसका चुनाव करवाया गया। लंबा टाइम वो लोग कब्जा करके बैठ गए, जो निर्वाचित हुए उसका टाइम भी निकल गया, उस टाइम के बाद चुनाव हुआ, लंबा टाइम निकलने के बाद। तो ये गैर लोकतांत्रिकरण है, ये लोकतांत्रिक बात नहीं है। तो वो चुनाव भी अव्यवहारिक सा लगता है कि आप देखिए अमृतसर जो है पंजाब का बॉर्डर, पंजाब में पाकिस्तान का बॉर्डर, उस बॉर्डर से लेकर के उधर दिल्ली का बॉर्डर, इधर यूपी उत्तराखंड लग जाता है, उधर हिमाचल लग जाता है, उधर राजस्थान लग जाता है आगे जाकर के। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जिसमें से 25 लोगों का निर्वाचन होना होता है। तो अभी जो है महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने के बाद 18 लोगों का निर्वाचन होगा। तो ये एक गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया सी हमें लगती है। तो हमारा कि सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट जो है उसको एक आधार बनाया जाए चुनाव के अंदर, उसके क्षेत्र बना दिए जाए, जैसे लोकसभा का क्षेत्र होता है, विधानसभा का क्षेत्र होता है, ऐसे ही 2 बारों को 3 बारों को मिला करके उनका एक क्षेत्र बना दिया जाए कि यहाँ से एक आदमी को इलेक्ट होने का अधिकार है। वहां करके जो भी लोग हैं वहां के, इससे विकेंद्रीकरण भी होगा, लोगों को मौका भी मिलेगा। तो लोगों का एक मतलब लोग कम चुन करके जाते हैं, ज्यादातर लोग जो है हाई कोर्ट में जो बैठे हैं वही निर्वाचित हो जाते हैं। वो अलग अलग बारों से मतलब जो है कैसे ना कैसे अपने एक प्रभाव रखते हैं, तो वहां से भी वोट ले लेते हैं। और फिर जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम मानते हैं कि वो ठीक नहीं है, कि ठीक करने की जरूरत है। और दूसरी बात इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो बार काउंसिल अलग हो, हमारा हाई कोर्ट अलग हो, और हरियाणा का हाई कोर्ट और बार अलग हो, बार काउंसिल दोनों अलग हो। हम 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, और एक चंडीगढ़ तीसरा राज्य हो गया। तो दोनों का अलग से हाई कोर्ट, दोनों का अलग से बार काउंसिल, खासतौर पर अगर पंजाब जो है ना चंडीगढ़ के साथ भी जाता है तो। और अलग से जो है एक बेंच भी बैठे साउथ के अंदर हमारी हाई कोर्ट की। तो विकेंद्रीकरण हो, लोगों तक न्याय पहुंचे, जस्टिस एट डोर स्टेप, जो संविधान का उद्देश्य भी संविधान के अंदर लिखा भी हुआ है। तो हमारा ये मानना है। इसके अलावा हमारा ये मानना है कि जो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, नए लोग जो खासतौर पे आते हैं, उनके पास चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, उनके पास जो है किताबें या ये कहीं सॉफ्टवेयर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनकी समस्या है। तो उनकी एड का सवाल भी है, उनको एड करें, एक एड की व्यवस्था उनके लिए, उनको जो है 5 साल तक मिनिमम जो है दिया जाए। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का सवाल है, उनको वो मिले। हमारे जैसे जुडिशियल एकेडमीज हैं, एडवोकेट एकेडमीज बने, जिसमें टाइम टू टाइम जो ना एडवोकेट्स को जो है नए बदलावों के साथ उनको इक्विप्ड किया जाए, उनके अपने आप पे ना छोड़ा जाए, उनको भी ऐसी सहायता दिया जाए। क्योंकि एडवोकेट जो है वो जो हमारा जुडिशियल सेक्टर जो है ना, जिसको हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, उसमें एक ऑफिसर की भूमिका में होता है। कोर्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट ऑफिसर है, एक एडवोकेट ऑफिसर है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारा एक मांग चार्टर है, उस मांग चार्टर के अंदर जो है कि वकील की सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी है, वकील के जीवन जो है ना उससे जुड़ी हुई चीजें भी बहुत सारी, तो वो भी उसको मिलनी चाहिए। वकील के पास घर नहीं है, उन वकीलों को घर की बात भी हम करते हैं। वकील जो है रिटायर होना चाहता है, तो उस रिटायर पे जो है एक मुश्त पैसा जो है जैसे ईपीएफ की तरह से जैसे मिलता है कर्मचारियों को, तो ऐसे उनको भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे वकील जो हैं एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं, वो लिख करके दे देते हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था हो। तो बहुत सारी चीजें करने वाली हैं जो की नहीं जा रही, उनको करना बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। जैसे हमारा मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, इस सिस्टम को
जजेस द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है। हमारा मानना है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन में जो नियुक्तियां भी करे, ट्रांसफर भी करे और पारदर्शी भी हो उसका, और किन किन लोगों के खिलाफ जो ना कार्रवाई करने की जरूरत है, कार्रवाई प्रॉपर मैकेनिज्म हो। ऐसे ही निचली अदालतें जो हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर मैकेनिज्म बने। इसमें जो है अपना जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनना चाहिए। एक जज जो है जब वो अपॉइंट होता है तो उसको जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करवाया जाए, उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाई जाए, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसकी स्पाउस हैं, माता पिता हैं, उन सब की प्रॉपर्टियां डिक्लेयर करवाई जाए, वो प्रॉपर्टी का अपना डिक्लेरेशन दें। तभी हम ठीक ठाक मतलब एक व्यवस्था, एक न्यायप्रिय न्याय संगत व्यवस्था जो भ्रष्टाचार मुक्त भी हो और न्याय भी देती है, ऐसी व्यवस्था की हम बात करते हैं। हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स जो इस दौर में, हमारे पिछला सम्मेलन जो है समालखा में हुआ था 2019 में, तो 2021 में, सॉरी, तो 2021 में जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद अभी हमारा 5 साल बाद सम्मेलन हो रहा है। तो ये जनरली 3 साल बाद होता है, तो लेट है हम। तो वो सम्मेलन के बाद जो है जो भी घटनाक्रम, जिस तरीके की बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसपे खासतौर पर SIR की ADR जजमेंट जो है, जैसे आप देखा होगा, कल ही पढ़ा होगा आपने पेपर्स के अंदर, खबर आई है कि हरियाणा के अंदर भी 20 लाख लोगों के नाम कट गए। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, बहुत बड़ी आबादी, 12 लाख का ये डाटा आया है कि 12 लाख लोग जो हैं उनका पता नहीं मिला कि वो हैं कहाँ नहीं। यानी कि जिस तरीके से शहरीकरण हुआ, देखो गांव में जो है बहुत कम आबादी है जो इधर उधर जाती है, गांव से कुछ लोग शहरों में आ जाते हैं, शहरों से गांव में तो जाने का सवाल नहीं। या कोई ये कह लीजिए, वो किसान होते हैं, वो किसान जो है ना, किसी किसान ने एक गांव से जमीन बेच करके दूसरे गांव में ली थी, तो वो दूसरे गांव का एक तरह से बाशिंदा हो गया। वहां पे कम संभावना जो है उस तरीके से शहरों का, जो जिस तरीके का शहरीकरण है, मान लीजिए एक आदमी किराए पे है, अभी वो किराए पे, जैसे कुरुक्षेत्र की बात करूं मैं, तो कुरुक्षेत्र में वो मान लो दीदार नगर में है, शांति नगर में है, तो वहां से वो किराए पे उसको मकान मालिक ने मतलब जो है मकान से हटा दिया, जब वो खुद हट गया दूसरी जगह चला गया, मान लो दूसरी जगह सेक्टर के अंदर आ गया, तो इस प्रक्रिया में जो वोटें हैं ये भी कटने का, गरीबों के ऊपर ज्यादा हमला है, महिलाओं के ऊपर और ज्यादा हमला ये कह सकते हैं, उनकी वोट बहुत ज्यादा कटेगी। तो SIR की एक जजमेंट आई है जिसमें बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति चुनाव आयोग को दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है हमारे सामने? चुनाव आयोग कोई भी, वैसे तो वो डिजिटल की बात करता है, कोई भी चीज डिजिटल में देने को तैयार नहीं है। वो वीडियोग्राफी कराता है, कोई भी वीडियोग्राफी वो देने को तैयार नहीं। तो ये कितनी बड़ी शक्ति जो है, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके नाम से इस देश के लोकतंत्र का बट्ठा बिठाने की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसको एक तरह से जो SIR की ADR जजमेंट है हम इसको बोलेंगे। तो ये जजमेंट जो है बड़ा नुकसान करने जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली। जैसे ADM जबलपुर, ये कितने साल चलेगी जजमेंट, कितने साल नहीं। जैसे उस जजमेंट को देखिए, वो जजमेंट कब पास हुई, इमरजेंसी का दौर देखिए, 1976 के आसपास वो जजमेंट आई, ADM जबलपुर जजमेंट, और ओवररूल्ड कब हुई, 2017 में। आप मिला लीजिए कितने साल चली वो जजमेंट, इतना लंबा दौर वो जजमेंट चली, जिस जजमेंट में मतलब फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 जो है उसका सस्पेंशन का की भी बात है। तो ये जो खतरनाक ट्रेंड जो है इनके ऊपर भी बात होगी। अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के एक जजमेंट आई थी हमारे बीच में, अनूप बर्नवाल जजमेंट। उस अनूप बर्नवाल जजमेंट में 5 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने व्यवस्था की कि जो चुनाव आयोग है इसके मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है उसकी प्रक्रिया जो है इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि उसने लोकतंत्र को तय करना है। लोकतंत्र इस देश में मजबूत होना चाहिए। वो तब ही मजबूत होगा जब उसकी प्रक्रिया जो है, उसको उनको चुनने की ऐसी प्रक्रिया हो, जो प्रक्रिया बड़ी साफ सुथरी हो, जिसमें एग्जेक्टिव के पास यानी कि सरकार के पास उसको अब्सोल्यूट ताकत ना हो। अगर सरकार के पास ही ताकत आ गई तो लोकतंत्र कमजोर होगा, चुनाव आयोग उनके हाथ में चला जाएगा। उस जजमेंट के आने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने
एक जो है एक्ट लेकर के आए जिसमें पावर जो है सरकार ने सारी अपने पास रख ली। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का चहेता एक मंत्री और एलओपी विपक्ष का नेता, ये बना करके मतलब जो है 3 लोग जिसमें 2 लोग सरकार के, तो किसका नुमाइंदा होगा चुनाव आयोग? वो तो उसकी प्रक्रिया तो सारी सरकार के हाथ में चलेगी। यानी कि उस जजमेंट की एक प्रधानमंत्री और एक उसका और बंदा और एक विपक्ष का नेता। यस, जो मूल भावना है उस जजमेंट की, उसके खिलाफ जाकर के ये कमेटी और ये मतलब एक तरह से एक्ट बनाया। वो लंबे टाइम से 2023 में वो जजमेंट आई थी और 2023 में वो एक्ट बना था। आज 3 साल हो गए, एक के बाद एक नियुक्तियां जो है सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्तों की है। स्टे नहीं दिया गया। 5 जजों की उस मूल भावना का जो है ना अवहेलना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक के बाद एक बेंचें जो हैं, एक के बाद एक बेंच जो बदली भी है, उसमें किसी ने भी उसके ऊपर जहमत नहीं उठाई कि हम सरकार को कह सके। और चुनाव आयोग की प्रक्रिया, इस दौरान कोई जवाबदेह नहीं हुआ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने धक्का किया है, गड़बड़ियां की हैं, बहुत भारी गड़बड़ियां, अपने मनमाने रूल बनाए हैं, बदले हैं, मनमाने तरीके से जो है चुनाव की लिस्टें बनी हैं। एसआईआर को बड़े ही गलत तरीके से लागू किया गया है, जिसमें मोड, टाइम, ये खास तौर पे एक मसला है। जैसे बिहार का जो है ना, बिहार में सबसे पहले ये एसआईआर लेकर के आए थे और बिहार को लेकर के एसआईआर की जजमेंट है, जो एडीआर जजमेंट की। आप देखिए किस तरीके से बंगाल में एक नंगा नाच 27 लाख लोगों का नाम काट के किया गया। 61 लोग वो थे जो चुनाव करवा रहे थे जिनका वोट नहीं था। ये देश में पहली बार हुआ। और जस्टिस बागची कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वोट डाल लेना। ये कितनी गैर जिम्मेवार टिप्पणी है, ये कितनी गैर संवैधानिक टिप्पणी है। ये उस पद को शोभा नहीं देती। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट शोभा देती है ऐसी टिप्पणी। कैसे हो सकता है कि ऐसी? मैं इलेक्शन के अंदर मतलब इलेक्शन में एक तरफ तो चुनाव आयोग ये प्रचार करता है कि कोई भी मतदाता जो है ना चुनाव के समय बाहर ना हो, चुनाव करे। उंगली पे साइयां लगी दिखाई जाती हैं, अपीलें की जाती हैं। दूसरी तरफ आप ये कहो जस्टिस होकर के सुप्रीम कोर्ट के कि अगले इलेक्शन में वोट डाल लेना। आप कितना मजाक कर रहे हो, कितना क्रूर मजाक है एक मतदाता के साथ ये। और उन 61 लोगों को भी जिन्होंने एसआईआर भी करवाया, एसआईआर की प्रक्रिया में भी शामिल थे और चुनाव भी करवा रहे थे वहां पे, वो किसी न किसी रूप में कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो भी था, उनको मौका नहीं दिया गया इलेक्शन के अंदर हिस्सेदारी करने का, अपनी वोट डालने। तो ये बड़ा खतरनाक मतलब जजमेंट है, जो हमारा मानना है, खासतौर पे मेरा मानना है। इसके ऊपर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी टिप्पणियां कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, इस जजमेंट की हमें अधिकार है करने का, एक फ्रेमवर्क में आलोचना करने का जजमेंट का। और 2 जजों की बेंच की ये है, इसको तो संवैधानिक पीठ के पास भेज करके दोबारा से इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। इसका रिव्यू नहीं, बड़ी बेंच के पास ये जाने का होना चाहिए और इसके ऊपर कोई बढ़िया जो है ना जजमेंट आए, ये जरूरी है। इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। बेंच हंटिंग का इशू भी आया इस दौर में। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी बेंच के साथ हंट किया जाता है। बेंचें जो हैं मतलब किस तरीके से बनाई जाती हैं, किस बेंच को कौन से विषय भेजे जाते हैं, ये बड़ी गंभीर चीजें चल रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट्स हैं उनकी पालना उनसे छोटी जो बेंच है वो नहीं कर रही। जैसे उमर खालिद की बेल की जो जजमेंट है, AK नजीब जजमेंट है 2021 की, उसके ऑथर हैं जस्टिस सूर्यकांत। 3 जजों की बेंच थी। तत्कालीन जो CJI थे वो हेड थे उस बेंच के, रमणा जी। तो उस जजमेंट ने कुछ पैरामीटर्स, कुछ सिद्धांत एस्टेब्लिश किए थे। उन सिद्धांत की अवहेलना जो है सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच कर देती है। तो ये जो अवहेलनाएं जो है सुप्रीम कोर्ट की खुद ही बेंचें जो हैं कि ये देख करके कि ये दूसरे धर्म का है। एक तरफ एक बंदे के लिए रात को भी कोर्ट खुल जाता है। आप उसका कैरेक्टर देख लीजिए, मीडिया पे किस तरीके का कैरेक्टर है। अर्नब गोस्वामी, वो क्या कैरेक्टर है देखिए, आपके सामने है। उसके लिए रात को भी कोर्ट खुल जाती है। एक तरफ इतना महत्वपूर्ण विषय, किसी की
जो है जेल भी एक महत्वपूर्ण विषय है, उससे भी बड़ा विषय लोकतंत्र या इस देश का संविधान है। तो चुनाव योग वाला तो डे टू डे प्रोसीडिंग होकर के उसके ऊपर फैसला आना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो की इश्यूज जो हम कह सकते हैं देश के सामने जो है, उन की इश्यूज के ऊपर बड़ा लिटिगेंट जो है सरकार होती है, ये बात है। ये बहुत से जजों ने भी कहा है, जस्टिस कबीर की भी बात है ये, कि बड़ा लिटिगेंट कौन है? बड़ा लिटिगेंट है सरकार। तो उसमें जो बड़ा लिटिगेंट जो है, वो बड़ा लिटिगेंट किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी फेवर में क्या कोर्ट जाएंगे, ये एक सवाल है। इस दौर में आप देख सकते हैं शेखर यादव जैसे जस्टिस है, उनकी टिप्पणियां, मोर मोरनी के वो शर्मा जी राजस्थान वाले, उनकी मतलब जो है ना गैर वाजिब टिप्पणियां आ रही हैं। हाई कोर्ट के जज की भी टिप्पणियां आई थी भाई, किसी महिला का जो सलवार का नाड़ा बिल्कुल खोलना है, या वो ऐसी मतलब चीजें, एक दुष्कर्म का कृत्य नहीं ऐसी माना चीजें जा जो है, सकता कुछ। इसके अलावा जो सुपरसीड किए गए। आप देखिए एथनिक क्लिनजिंग की जजमेंट जो है स्यूमोटो लेकर के पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस गुरमीत सांदेवाला की बेंच जो है, उसने स्यूमोटो लिया। एथनिक क्लिनजिंग जो जिस तरीके से नूह मेवात ये गुड़गांव के एरिया में बुलडोजर चलाया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से, बुलडोजर गैर कानूनी है, बुलडोजर ही अपने आप में एक गैर कानूनी चीज है जिसको कोर्ट नहीं बंद करवा सकता, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बंद करवा सके, जजमेंट्स के बावजूद नहीं बंद करवा सके। हेट स्पीच जजमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद बंद नहीं करवा सके हेट स्पीचेस। हेट स्पीचेस करने की इजाजत दी जा रही है एक तरह से, ये इस दौर की एक ऐसी चीजें हुई। तो इन सब को लेकर के इन सब मसलों के ऊपर विचार विमर्श होगा और नई कार्यकारिणी बनेगी। उसमें जो मुद्दे हैं आने वाले टाइम के वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नई लीडरशिप आएगी वो उन मुद्दों के ऊपर नया संघर्ष जो है छेड़ेगी, लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, वकीलों को अपने साथ जोड़ेगी। ये प्रक्रिया हमारी उसमें रही। तो आपने जाना आज श्री राजविंद्र चंदी जी से वो बातें कि किस प्रकार से अन्याय हमारे समाज में धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है, न्याय के क्षेत्र में भी अन्याय की ताकतें अन्याय स्थापित कर रही हैं। हम सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस मसले पर संवेदनशीलता से विचार मंथन करें, चर्चा करें और सवाल उठाएं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपने समय दिया सर, आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।